वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो। आज की वीडियो होने वाली है एक और इंग्लिश के तुम्हारे क्वेश्चन पेपर है BEGE 101। आज हम इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर बेसिकली ग्रामर पर बेस्ड होता है पूरा ही। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि ग्रामर की अच्छी से तैयारी करके जाना, जिसमें कि मेनली क्या पूछे जाते हैं मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। उसमें प्रीपोजिशंस होते हैं, जीरेंड, एडजेक्टिव, कंजक्शन और पैराग्राफ वगैरह होते हैं, अनसीन पैसेज। ठीक है, कुछ टेंसेस भी, और टेंसेस बहुत कम आते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, करेक्ट सेंटेंसेस करना। तो ये सब आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है मेरे आगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि क्या जो पेपर मैं बता रही हूँ ये सेम ही आएगा, या मतलब उनको थोड़ा सा ये लगता है कि जो बताया जा रहा है ना वही पेपर आएगा। देखो, ऐसा नहीं है, ये पेपर सिर्फ आपको आइडिया के लिए बताया जा रहा है। हाँ, पैटर्न सेम रहेगा। जो इस पेपर में मैं पैटर्न दिखाऊंगी वो पैटर्न सेम रहेगा, बट क्वेश्चंस अलग आएंगे। ठीक है, मतलब जो जो इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा ना वही पैटर्न होगा, लेकिन ये मत समझना कि यही पेपर रिपीट हो जाएगा। हाँ, कुछ इसमें से रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो थोड़ा सा स्टडी किया करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सॉरी, चलो अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, बहुत सारा लाइक कर देना। चलो, गॉट इट, स्टार्ट करें। ओके, देखो आज का पेपर है आपका BEGE का टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2018 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। पेपर का नाम है आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, फ्रॉम लैंग्वेज टू लिटरेचर। ओके, इट्स अ इलेक्टिव कोर्स, गॉट इट। चलो जी, आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ तक हो गया क्लियर? देखो, सबसे ऊपर नोट लिखा हुआ है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। कोई भी 5 क्वेश्चंस का आपने रिप्लाई करने हैं और हर क्वेश्चन 20 नंबर का है आपका। ठीक है, देख लो 20 नंबर, तो 20 नंबर के हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, ध्यान से। टाइम काफ़ी है आपके पास, 5 ही क्वेश्चन करने हैं और 3 घंटे का टाइम है, तो टेंशन वाली तो बात नहीं है। टाइम काफ़ी मिल रहा है तो आराम से पढ़ के तब लिखना। ठीक है, और जो ये अनसीन पैसेज आते हैं इस तरह के, इनमें तो ख़ास ध्यान ये रखना है कि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है समझ आ भी जाए, बट बेसिकली क्या करना है आपने कि इसको ना 3-4 बार अच्छे से पढ़ना, जो भी अनसीन पैसेज आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे तो जैसे ये पोइट्री का दिया हुआ है, ठीक है, आगे जाके जब इस पेपर को जब हम थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे तो अनसीन पैसेज भी आएगा, उसमें से क्वेश्चंस आंसर छांटने होते हैं। तो इस तरह का ये आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक पोइट्री का पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। लव इज़ अ ड्रीम, लव इज़ अ ड्रीम, it's gone as we wake up, leaving some moments to be cherished. Love is like a wind, it embraces us with passion, leaving the scent of fresh flowers, tingling our mind. देखो, सिंपल सा मीनिंग ये है कि लव इज़ अ ड्रीम, कि लव जो है वो एक ड्रीम की तरह है। इट्स गोन एज वी वेक अप, तो जैसे हम जब नींद से उठते हैं तो सपना एकदम से, कोई सपना देख रहे होते हैं, तो जैसे हम उठते हैं तो सपना चला जाता है ना, तो इसको भी ऐसे ही रेफ़र किया है पोएट ने कि इट्स गोन एज वी वेक अप, कि जैसे ही हम उठते हैं ना तो सपने की तरह ये भी चला जाता है। लिविंग सम मोमेंट्स टू बी चेरिस्ड, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे छोड़ जाता है जो हमें खुशी देता है, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। लव इज़ लाइक अ विंड, इट एम्ब्रेस अस विद पैशन, लिविंग द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, टिंगलिंग आवर माइंड। कि लव को यहाँ पर एज अ विंड की वो उपमा दी गई हुई है। तो इसका मतलब है कि लव इज़ लाइक अ विंड, कि लव को एज अ हवा बताया गया है। इट एम्ब्रेसेस अस विद पैशन, लिविंग द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, टिंगलिंग आवर माइंड। कि वो हवा जो है ना, वो फ्रेश फ्लावर्स की जो एक फ्रेगरेंस होती है वो उससे हम लोगों को भर देती है खुशी से, जोश से। और होता क्या है, टिंगलिंग आवर माइंड, तो हमारे जो दिमाग है, जो सोच है, हमारे विचार है, उनको कहीं ना कहीं गुदगुदा देती है। लव इज़ लाइक अ वाटर बबल,
beautiful to see from far. Even rainbows are visible, but a tender touch will break it, leaving a refreshing sprinkle. क्या बोल रहा है कि लव इज़ लाइक अ वाटर बबल, कि लव जो है ना उसको एक वाटर बबल की तरह बताया गया है। मतलब जैसे बहुत फ्रेजाइल होता है ना, बिल्कुल टच करने पर फट जाता है वो। ब्यूटीफुल टू सी फ्रॉम फार, कि इतना ब्यूटीफुल होता है कि वो दूर से दिख जाता है। जैसे हम रेनबो देखते हैं ना, जैसे रेनबो हमें दूर से विजिबल हो जाता है ना। बट अ टेंडर टच विल ब्रेक इट, ये आया है टेंडर टच इसके लिए, लेकिन एक टच से वो फट भी जाता है। लिविंग ए रिफ्रेशिंग स्प्रिंकल, बट एक रिफ्रेशिंग स्प्रिंकल छोड़ जाता है। लव रिजेंबल्स अ शेडो, वी ट्राई टू एस्केप बट इट फॉलो, कि लव जो है वो एक साए की तरह इसमें रिजेंबल किया गया है। वी ट्राई टू एस्केप बट इट फॉलो, हम उससे, जैसे हम अपने, अगर हम धूप में खड़े हैं तो जो हमारा साया होता है, छाया बोलते हैं जिसको, अगर हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं है, वो फॉलो करता है हमें, है ना। हमारा साया हमें फॉलो करता है ना। एट टाइम्स इट मेक्स अस हॉलो, इट डिसअपियर्स विद द सन एंड लीव्स अस इन द नाइट। बट क्या होता है कि जब जैसे शाम होती है ना, कई बार हमें ये जो हमारा साया होता है ना, ये थोड़ा सा हमें होलो, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज़ बोल सकते हो, या कुछ अपसेट थोड़ा सा कर जाता है। कब? जब सन जो है वो सेट हो जाता है, एंड लीव्स अस इन द नाइट्स, और जो हम फिर अंधेरा आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि वो जो साया होता है ना, जब तक सूरज होता है हमारे साथ रहता है वो साया, हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, बट वो हमें फॉलो करता है। लेकिन हमें तकलीफ़ कब होती है उस चीज़ से, जब सूरज नहीं होता है, रोशनी नहीं होगी तो साया भी नहीं होगा, तो हमें वो एक तरह से रात में अकेले में मतलब अकेला हमें छोड़ देता है। To haunt all over again, my love races along to your heart, then water racing is all soft and strong between the mountain and beach. To haunt all over again, haunt का मतलब क्या होता है? To chase someone or to refuse to leave someone alone, इसका मतलब ये हो गया chase, ठीक है। तो my love races along to your heart then water racing, जैसे पानी बहता है ना साथ साथ, नदी के साथ साथ, किनारों के साथ, तो इसमें थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लव है वो लव इज़ ऑल सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, बट पानी की तरह लव स्ट्रॉन्ग भी है, सॉफ्ट भी है, बिटवीन द माउंटेन एंड बीच, कि जब पानी माउंटेन्स के बीच में होता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि माउंटेन्स, तुमने देखा होगा कि पानी की जो लहरें होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि माउंटेन्स में दरारें बन जाती हैं, होल्स बन जाते हैं, ठीक है। बीच, लेकिन जब हम बीच पे देखते हैं तो बीच पे ऐसा कुछ नहीं था, बीच पे एकदम सॉफ्टली बह रहा होता है पानी, तो इसलिए सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग बताया है माउंटेन के लिए और बीच के लिए। आई होप थोड़ा समझ आया होगा। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैन यू फाइंड एनी स्मेल इन दीज लाइन्स, पॉइंट आउट एनी वन। हाँ जी, स्मेल का मतलब होता है उपमा। जैसे हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं ना हिंदी में, मतलब ये बोल सकते हो कि यूज टू कंपेयर टू थिंग्स टिपिकली यूजिंग द वर्ड्स एज लाइक, एज और देन, है ना। जैसे हम यूज़ करते हैं एज, देन या फिर लाइक। तो इसमें ये बताया कि कैन यू फाइंड एनी स्मेल इन दीज लाइन्स, कि ये जो लाइन्स ऊपर हैं इसमें क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो सेम सा हो, या जिसको किसी चीज़ की उपमा के साथ बताया गया हो, तो उसको पॉइंट आउट करके आपने बताना है। पॉइंट आउट में क्या आया था? माउंटेन आया था, बीच आया था, है ना, सॉफ्ट भी था, स्ट्रॉन्ग भी था, वाटर था, विंड था, तो इस तरह की चीज़ें हैं, यही है ये, इसी को बोलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इसको बोल सकते हो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो किस चीज़ के व्यक्तित्व को इसमें बताया गया है वो आपने बताना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स इन दिस लाइन्स। इसका मतलब है, पैराडॉक्स का मतलब है कि इन ये जो लाइन्स हैं इनमें क्या पजल था, कुछ ऐसी मिस्ट्री थी, कोई मिस्ट्री बतानी है आपने, या तो पजल हो गया या कोई मिस्ट्री अगर आपको नज़र आई हो तो वो मिस्ट्री बतानी है,
या कुछ इनकंसिस्टेंसी रही हो किसी चीज़ की, वो बतानी है आपने, तो दैट इज़ पैराडॉक्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन इन दीज लाइन्स, कि इन लाइनों में ये जो लाइन्स है वो क्या कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, उनके एग्जाम्पल देने हैं आपने, चाहे लव था या एयर था या वाटर था, जो भी था, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन दीज लाइन्स, हाँ, तो इन लाइन्स में क्या चीज़ बार बार रिपीट हुई है उसके एग्जाम्पल्स देने हैं आपने। फिर है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर होता है फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड पिक्चर, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, वर्ड पिक्चर, वर्ड पिक्चर उसको बोलते हैं मेटाफोर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, तो ये चीज़ें आपने बतानी है, कुछ भी एग्जाम्पल जो भी आपको नज़र आ रहा है उसमें वो बताना है। फिर है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। पहले तो ये समझो कि लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या हैं, ठीक है। और ये है 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपको, कोई 2 करने हैं इनमें से, 1 2 3 4 5 में से एनी 2 करने हैं आपने, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 के आपको बन जाएंगे। तो बढ़िया सा लिखना, नंबर जाने नहीं चाहिए कहीं भी, इजीली ले लोगे तुम लोग, मुझे पता है। बस थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, अपने आंसर को ना प्लेस करना है ब्यूटीफुली, ठीक है। तो चलो ये समझ लेते हैं हम कि लिटरेरी डिवाइसेस होता क्या है। इसका मतलब होता है कि इसको बोल सकते हो कि जनरली अप्लाइड टू स्मॉल पोर्शन, और टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इसको बोल सकते हो लाइक अ वर्ड, इसको बोल सकते हो आप कोई फ्रेज और अ पैराग्राफ, इसको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। गॉट इट? कोई 2 करने हैं इसमें से। ऐड सफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, 5 नंबर का आ रहा है ये भी और 5 करने हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों के 5 करने हैं, एक नंबर का ये हो जाएगा, तो 5 नंबर आपके बन जाएंगे। अच्छा, ये समझते हैं सफिक्सेस क्या होते हैं। सफिक्सेस होते हैं 1 और मोर लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ बेस वर्ड टू चेंज इट्स कंजेशन, वर्ड टाइप और ग्रामर, प्रीपोजिशन लाइक प्लुरैलिटी, ठीक है। तो इनके पीछे आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लगाने हैं, 1 वर्ड या मोर वर्ड, सॉरी लेटर लगाने हैं। इसको लिख देती हूँ मैं, 1 लेटर या मोर लेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल, देखो इसको बोल सकते हैं इनके पीछे ना आपने 1 वर्ड या मोर लेटर्स, वर्ड नहीं, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, 1 और मोर लेटर्स आपने ऐड करने हैं और एक वर्ड बना देना है आपने। गॉट इट? उसको बोलते हैं सफिक्सेस। चलो अब ये वाला कर लेते हैं, ये भी आपका 10 मार्क का आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट पार्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पूरा पेपर जो है ग्रामर बेस्ड होता है ना, और देखो सारी ग्रामर ही चल रही है अभी तक। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, इसमें प्रीपोजिशन आपने बताने कौन से पार्टिकल्स बनाने। गॉट इट? तो द टेररिस्ट ब्लू, पहले तो ये देखो कि पार्टिकल्स होते क्या हैं। पार्टिकल्स होते हैं अ वर्ड दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल फंक्शन बट डजेंट फिट इनटू द मेन पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे द इन्फिनेटिव टू हो गया, है ना, टू फ्लाई हो गया, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और इनका एक काम ये भी होता है कि है प्रीपोजिशन को भी चेंज कर देते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, है ना। तो इस तरह के ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टिकल्स। प्रीपोजिशन तो आपको पता ही है, प्रीपोजिशंस में क्या होते हैं, इन, ऑन, इनटू, ऑफ, ओवर, डाउन, अंडर, इनसाइड, बिसाइड, आउटसाइड, अमंग, नियर, इनटू, अक्रॉस। तो दीज आर प्रीपोजिशंस। गॉट इट? चलो इसको करके देख लेते हैं। द टेररिस्ट ब्लू द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, ठीक है, ओवर द ब्रिज।
ही पुट, तो फर्स्ट का आएगा आपका द टेररिस्ट ब्लू द ब्रिज अप, ही पुट ओवर द फायर, ठीक है। द कार ड्रू आउटसाइड द गेट, नहीं चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको। हाँ, द टेररिस्ट ब्लू आप आएगा इसमें, ठीक है। अप द ब्रिज, ही पुट आउट द फायर, गॉट इट। अ कार ड्रू अप आउटसाइड द गेट, ठीक है। यू मस्ट कट आउट योर एक्सपेंसेस and one hand of my watch has come out, ये जो है ना इसको हटा दो, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कट डाउन, ठीक है। यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। मीन्स ये जो आपके सामने वर्ड्स दिए हुए हैं ना, जितने भी है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब, इनको यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने हैं और कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो एक एक लाइन का आपने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल सा है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में बताने वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका। अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखो सारा पूरा का पूरा ग्रामर है इसमें, ग्रामर की अच्छे से तैयारी करके जाना। और देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला देख लेते हैं कि नाउअडेज टमेटोज आर चीप एज डर्ट। चीप एज डर्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि वेरी चीप, ठीक है। तो चीप एज डर्ट मीन्स वेरी चीप, मीन्स टमेटोज आर वेरी चीप दीज डेज, ये ऐसे हो जाएगा। ही इज़ इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स बेनिफिट्स ऑफ टू, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ टू। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम कि, या फिर ये बोल सकते हो कि मोर टोटली डिफरेंट सिचुएशन एट द सेम टाइम, टू और मोर totally different situations at the same time. So the sentence means he is enjoying the benefits of two different situations at the same time, ठीक है। थर्ड है आपका when pigs fly she will tidy her room। pigs fly का क्या मतलब होता है कि it is impossible for something। पिग्स फ्लाई मतलब देखो पिग्स फ्लाई नहीं कर सकते ना, पिग्स नहीं उड़ सकते, तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, तो इसलिए इसको यूज़ किया गया है फॉर इम्पॉसिबल। समथिंग इज़ इम्पॉसिबल कि व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टाइडी हर रूम, कि अगर कभी पिग्स अगर उड़ेंगे ना, मतलब कोई इम्पॉसिबल ही कुछ हो जाएगा तभी वो अपने रूम को साफ़ करेगी। गॉट इट। इसका मतलब ये हो गया। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आई एम रियली feeling under the weather today, I have a terrible cold। इसका मतलब होता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक और अनवेल, सिक या अनवेल, ठीक है। कि आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, कि मैं आज बहुत ज़्यादा अनवेल फील कर रहा हूँ या सिक फील कर रहा हूँ। आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, बिकॉज मेरे को टेरिबल कोल्ड हुई है, जुकाम हुआ है, तो मेरे को ये मतलब आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर। जो अंडर द वेदर है ना, इसका मतलब सिक, अनवेल, और इसको बोल सकते हैं एन ईडियम हो गया एक तरह का, ठीक है। एक्सप्रेशन विद अ फिगरेटिव मीनिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द लिटरल डेफिनेशन ऑफ the word used। Got it? Okay। He hit the nail on the head। He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support। इसका मतलब होता है he hit the nail। hit the nail का मतलब होता है कि say something that is right, exactly right। मतलब उसने कुछ इतना, मतलब कोई एग्जैक्टली राइट चीज़ बोल दी, कोई राइट
मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि इट्स वेरी हॉट टुडे, है ना, तो ये एक एग्जैक्टली राइट थिंग होगी, हाँ भाई हॉट है, गर्मी है, गॉट इट। तो इसने क्या बोला है कि ही हिट द नेल ऑन द हेड। वैसे तो इसको अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसने वो सर कील में सर मार दिया था, है ना, बट ये नेल का मतलब हो गया वो रीज़न या वो बात जो कि ठीक है। ही हिट द नेल, उसने उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। व्हेन ही सेड दैट दिस कंपनी नीड्स मोर एचआर, कि उसने उस बात को पॉइंट आउट कर दिया कि इस कंपनी को और भी ज़्यादा एचआर सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ही हिट द नेल। नेक्स्ट करते हैं, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें प्रीपोजिशंस हमें फिल करनी है। चलो, व्हाट इज़ द पिक्चर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द केव्स। मतलब ये हो गया कि जब आप केव्स में होते हो, मीन्स कि जब आप गुफाओं में जाते हो, है ना, गुफाओं के अंदर जब होते हो आप, तो आपका दिमाग क्या करता है, मतलब व्हाट इज़ द पिक्चर दैट कम्स टू योर माइंड, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है व्हेन यू रीड द केव्स, जब आप गुफाओं में कुछ देखते हो। तो इन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, कि आप किस बात के बारे में सोच रहे हो। द ड्राइवर जम्प्ड द कार फ्रॉम द कार, आग वाग लग गई होगी। अ मंथ ही रिटर्न आफ्टर, ठीक है। आई हैव नॉट स्लैप्ड ऑन, कि मैं कल नहीं सोया था। शी सेट द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल ऑन द फायर। अ लिटिल गर्ल सेट, ये हमारा हो गया नहीं, अ लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, भाई जेम्स वॉट ने ही तो इन्वेंट किया था ना। आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। दे लिव अंडर द सेम रूफ, कि वो एक सेम ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन काफ़ी सारे आए हुए हैं, इनको ज़रा अच्छे से करके जाना, क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग है ये। कहने का मतलब है कि ग्रामर की तैयारी अच्छी करके जानी है। चलो ये कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स, 150 वर्ड्स ईच है अप्रोक्सीमेटली, एंड इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। बाप रे, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ईच, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको इन वर्ड्स पर होमोनिम, इमेजरी, यूफेमिज्म, एब्रीवेशन, इन पर आप इनको यूज़ करके आपने कोई भी दो पर, ठीक है, एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, तो किसी दो पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है 150 वर्ड्स की। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 1.5 पेज का तो लिखना ही है, ठीक है, तब जाके आपको 7 या 8 नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका। फिर आपका ये एंशिएंट पैसेज है, ये भी 10 नंबर का है। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक पोएम दी गई है, ये भी 10 नंबर की है आपकी, ठीक है। इसमें से आपने इस पोएम को ध्यान से पढ़ना 3-4 बार, और फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सुटेबल आंसर्स देने हैं। कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, कम ओवर द meadows with me and play, put on your dresses of red and gold, for summer is gone and the days grow cold. Soon as the leaf heard the wind's loud call, down they fall। मतलब पढ़ लेना इसको, ठीक है, मैं पढ़ूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन आया है, हु इज़ स्पीकिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ दिस। लिटरेरी डिवाइसेस हम यूज़ कर चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं पहले ही कि क्या होता। लिटरेरी डिवाइस क्या था कि एनी फ्रेज और पैराग्राफ और अ टेक्स्ट लाइक अ वर्ड, ठीक है। ये है व्हाट इज़ द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस, कि इस जो पोएम है लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई है। और हु इज़ स्पीकिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा, कि जो फर्स्ट स्टैंजा है आपका ये वाला,
ये जो है फर्स्ट स्टेंजा, इसमें कौन बात कर रहा है, ठीक है, हु इज स्पीकिंग, ठीक है। व्हाट डज द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा टेल अस अबाउट द सीजन ऑफ द ईयर। फर्स्ट स्टेंजा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फर्स्ट स्टेंजा एंड थर्ड लाइन, क्या है थर्ड लाइन, पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड फॉर समर इज गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड, सीजन ऑफ द ईयर। तो कौन सा समर, इसमें कौन सा सीजन बताया है, समर का बताया कि समर इज गॉन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बट इसको कंप्लीट लिखना एक लाइन बना के। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बताना है आपने कि सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग दे न्यू, ये बात हो रही है लीव्स के बारे में, लीव्स के बारे में, कि सून एज द लीव्स हर द विंड्स लाउड कॉल, लाउड कॉल को आप इसमें म्यूजिक भी बोल सकते हो, सॉन्ग भी बोल सकते हो। डाउन दे केम फ्लटरिंग वन एंड ऑल, कि धीरे धीरे जब वो नीचे गिरने लगती हैं और वन एंड ऑल, एक एक करके सारी, ओवर द ब्राउन फील्ड देन दे डांस एंड फ्लू, जब वो ब्राउन फील्ड क्या होता है, ज़मीन होती है, देन दे डांस एंड फ्लू, डांस मीन वो हवा के साथ जब पत्तियाँ हिलती हैं, और वो फ्लू उड़ जाती हैं, सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू, ठीक है। और वो इसको बताया गया है कि मतलब सिंगिंग लाइक दे आर सिंगिंग द सॉन्ग दे न्यू, कि उनको यही गाना पता है कि हवाओं के साथ वो जो पत्तियाँ फड़फड़ाती हैं, आवाज़ आती है, तो उसको बताया गया है। व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम, इसमें पोएम का मूड बताना है आपने, क्या मूड है, एंड मूड, अच्छा मूड का क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या है, क्या मेन चीज़ क्या है, इसमें लीफ है या कुछ वेदर के बारे में बताया है या कोई पर्टिकुलर चीज़ है, वो बताना है आपको। वाई डज द पोएट से द लीव्स आर फास्ट अस्लीप, कि जो पोएट है उसने ऐसे क्यों बोला है कि लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं वो लीव्स आर फास्ट अस्लीप, कि फास्ट अस्लीप जल्दी सोना है तो बोलते हैं ना, कि ऐसा क्यों बोला है उसने लीव्स को। देखो इसका मतलब है, पहले तो आप ना ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, इसको पढ़ो, इसमें है आंसर। डांसिंग एंड वर्लिंग द लिटिल लीव्स वेंट, वर्लिंग क्या होता है, हवा के साथ जैसे हिलती रहती है, कि डांसिंग एंड वर्लिंग द लिटिल लीव्स वेंट, जैसे ही जो पत्तियाँ थी वो हवा के साथ डांस कर रही थी, हिल रही थी। विंटर हैड कोल्ड दैम एंड दे वर कंटेंट, कि जैसे सर्दी आ जाती है ना, तो विंटर कोल्ड दैम एंड दे वर कंटेंट, सून फास्ट अस्लीप ऑन देयर अर्थी बेड, कि विंटर आने की वजह से क्या होता है कि सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, अर्थ पर गिर जाती हैं। सून तो जल्दी ही, फास्ट अस्लीप ऑन देयर अर्थी बेड, जो पत्तियां होती है ना वो ज़मीन पर पड़ जाती हैं, और जैसे विंटर आती है, फोग होती है, तो वो मिट्टी से चिपकने लगती हैं। तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि अर्थी बेड, अर्थी बेड किन के लिए है, लीव्स के लिए। द स्नो लेड अ सॉफ्ट मेंटल ओवर देयर हेड्स, फिर कहते हैं स्नोफॉल जो होती है ना, अब लीव्स जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। द स्नो लेड अ सॉफ्ट मेंटल ओवर देयर हेड, जो लीव्स के हेड, मतलब जो स्नो होती है, स्नोफॉल जो होती है, बर्फ़ जो होती है, वो लीव्स के ऊपर उनके सर पर गिरने लग जाती है। सॉफ्ट मेंटल ओवर मतलब सॉफ्टली जो है वो उनके सर पर गिरने लगती है एक तरह से। तो ये थोड़ा सा इस तरह का मीनिंग हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, वाई डज द पोएट से द लीव्स आर फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप क्यों है, बिकॉज ऑफ विंटर एंड स्नो, ठीक है। स्नो लेड अ सॉफ्ट मेंटल ओवर देयर हेड, इनके ऊपर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स बताने हैं हमें, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना इनकी करेक्ट फॉर्म इसमें फिल करनी है। ही अस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ही फेल, ये वाला जी, ही फेल अस्लीप, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर लेंगे हम, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल डैश टेनिस, तो इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग। माई फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, सी नहीं होगा, हैव सीन नहीं होगा, सो येस्टरडे आ गया ना, तो माई फ्रेंड्स सॉ
Prime Minister yesterday. He thanked me for what I where was I? हाँ ये रहा. He thanked me for what I he thanked हो गया ना, तो वैसे ही past tense आ गया. तो what I had done, कि जो मैंने उसके लिए किया था उसके लिए उसने मुझे थैंक यू बोला था. He a factory in town has और is having, कि टाउन में उसकी एक फैक्ट्री है, तो क्या आएगा? ही हैज़ अ फैक्ट्री इन टाउन. ठीक है, ये हमारे वर्ब्स हो गए. कितने नंबर के थे ये? 10 मार्क्स के आए हुए. 10 मार्क्स के हैं, ध्यान से भरना इनको. वर्ब्स भी देखो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वर्ब्स भी आपको करके जाने हैं. चलो जी, अब हम आगे. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग दिए हुए हैं, बट इनको करेक्ट करना है आपने. हाँ जी, तो पहले वाला कर लेते हैं हम. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में समवन विल ब्रोक इनटू द हाउस. इसका आएगा ब्रेक. समवन विल ब्रेक इनटू द हाउस. वन ऑफ माई फ्रेंड केम होम येस्टरडे. तो देखो ये ऑलरेडी पास्ट टेंस का है. वन ऑफ माई फ्रेंड केम, ठीक है, येस्टरडे. तो यहाँ पे येस्टरडे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो वन ऑफ माई फ्रेंड केम होम, बस. ही हैव गोट ओनली ए स्लाइट कोल्ड. देखो ही हैव गोट ओनली ए स्लाइट कोल्ड. देखो या तो कोल्ड होती है या नहीं होती है. स्लाइट और बिग का मतलब नहीं, ओनली का नहीं होता. ठीक है, ओनली यूज़ नहीं होता. इसका सिंपल सा बनेगा ही हैव गोट अ स्लाइट कोल्ड. दैट्स इट. ओनली का नहीं होता. ओनली क्या मतलब हुआ कि बस उसको थोड़ी सी स्लाइट कोल्ड हुई है, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ. दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन येस्टरडे नाइट एट. Whenever you were in Delhi, please come and see me. देखो whenever you were in Delhi, please come and see me, ये तो है प्रेजेंट का हो गया. बट यहाँ पे आंसर इसने ये वाला वर्ड डाल दिया पास्ट का, मतलब सेकंड फॉर्म वोज वर. नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, ये पास्ट टेंस मतलब पास्ट का बना दिया इसमें. तो ये सिंपल सा इसमें आपको ये हटा देना है, ये नहीं आएगा. तो इसमें आएगा whenever you are. ठीक है, whenever you are in Delhi, please come and see me. ये ऐसे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है आई थिंक. हाँ, 5 नंबर का है. आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स इज़ लाइक इफ़ इट मॉडिफाई एनीथिंग एल्स, है ना. तो इसमें क्या करेंगे? एडवर्ब्स हमने आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस. इज़ द बॉक्स बिग एनफ? तो इसमें आंसर आ जाएगा एनफ. दिस इज़ द राइट आंसर. ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 hours. ओनली. आई एम नेवर लेट फॉर द स्कूल. इसमें नेवर आ जाएगा. मतलब कहने का है कि एडवर्ब्स होते क्या हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पूरे सेंटेंस को ना मॉडिफाई कर देते हैं. अब ये है आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता, है ना. तो नेवर से क्या होगा कि बिल्कुल ही जो सेंटेंस है वो बिल्कुल चेंज हो गया. या तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई आई एम लेट फॉर स्कूल, ठीक है, कि हाँ मैं स्कूल के लिए लेट हूँ, एक जनरल सी बात होगी. बट आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, तो ये सेंटेंस जो है चेंज भी हो गया और स्पेशल भी हो गया कि नेवर लेट फॉर स्कूल. ही इज़ ऑलवेज एट होम ऑन संडेज़. ऑलवेज हो गया कि वो हमेशा ही संडे को जो है घर पे रहता है. वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8. यूजुअली ये डिफ़ाइन कर रहा है ना पूरे सेंटेंस को कि क्या करते हैं हम. यूजुअली वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8, कि हम यूजुअली जो है रात को 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. सिंपल सा है, ठीक है. लास्ट है आपका व्हाट इज़ रेटोरिक. व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स. गिव इलस्ट्रेशंस. देखो रेटोरिक को अगर डेफिनेशन में अगर लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि अ फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्विंग इन अ गिवन केस एंड अवेलेबल मीन्स ऑफ persuasion एंड द मास्टरी ऑफ आर्ट
वॉज मतलब काइंड ऑफ। तो इट्स आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू कन्विंस, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स रेटोरिक एज फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। तो इसके साथ सैलेंट फीचर्स आपने बताने हैं क्या क्या है, और कुछ इलस्ट्रेशन के साथ आपने एग्जांपल भी देने हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो बढ़िया सा करना। और चलो आज का ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिया है। तो ऐसे ही आएगा, पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे, पूरा ग्रामर पे रहेगा। प्रीपोजिशंस हो गए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स और आपके अनसीन पैसेज, और ये इस तरह की चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। तो आई होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट देख लेना बिना स्किप किए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।